घर में मैं और मेरा ससुर ही हुआ करते थे और एक नौकरानी होती थी जो कि मेरे साथ सोती थी। जब मैं सुबह उठती तो मेरे पेट पर काली स्याही लगी होती थी। मैं हैरान थी कि ये कैसे हो गया। एक दिन मैंने अपनी नौकरानी को नींद की दवा खिलाकर अपनी जगह पर सुला दिया और कमरे में छुप गई। अभी कुछ ही देर हुई थी, मेरा ससुर मुझे समझकर नौकरानी के साथ आज भी मेरे पेट पर वही स्याह निशान था। मुसलसल 20 दिन से रोज मेरे पेट पर स्याह निशान नजर आ रहा था। काली स्याही का निशान। मैं बहुत परेशान सी हो गई थी। कौन था जो रात में ये स्याह निशान मेरे पेट पर लगाता था? मैं जब नहाती तो वो निशान हल्का सा हो जाता था। पहली बार जब मैंने ये निशान देखा तो सोचा कि शायद कहीं से लग गया होगा, लेकिन वही निशान रोज मेरे पेट पर मुझे नजर आ रहा था। अब तो मुझे कुछ तशवीश सी होने लगी थी, लेकिन मैं शक भी करती तो किस पर। मेरे घर में मेरे अलावा बस 2 ही नफूस थे, एक मेरे ससुर, दूसरी एक मुलाजमा लड़की जो कि तकरीबन मेरी ही हम उम्र थी। बात कुछ यूं है कि मेरी शादी के चंद दिन बाद ही मेरे शोहर को वापस बैरून मुल्क जाना पड़ा, क्योंकि वो वहीं जॉब करते थे। मेरे ससुराल में मेरे ससुर ही थे। सास का पहले ही इंतकाल हो चुका था और मेरे शोहर एजाज अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थे, लेकिन जॉब बैरून मुल्क करते थे और मुझे कहते थे कि तुम्हारा वीजा लगवा कर तुम्हें भी मैं बाहर ही बुलवा लूंगा। मैं अपने शोहर के जाने पर बहुत उदास थी। घर में एक ही नौकरानी थी जो दिन रात वहीं रहती थी, वरना तो घर में मैं और मेरे ससुर ही अकेले होते थे। लोग तरह तरह की बातें ना बनाएं, इसलिए मेरी शादी से चंद दिन पहले ही एक नौकरानी दिन रात के लिए रख दी गई थी, जो कि हर काम करती थी और रात को मेरे साथ सो जाती थी। वो भी नौजवान लड़की थी। पहले पहल तो मेरे ससुर का ज्यादातर वक्त अपने कमरे में ही गुजरता था या फिर लाउंज में टीवी देखकर, लेकिन लाउंज में भी वो तभी आते थे जब उन्हें नाश्ता या खाने की तलब होती। मेरे ससुर बहुत मोहतात और वहमी किस्म के इंसान थे। खाना खाने से पहले हाथ धोते तो 15 मिनट तक हाथ ही धोते रहते थे, फिर बार बार अनधुले हाथों को सूंघते और कहते पता नहीं कौन सा हाथ ठीक से धुला है और कौन सा नहीं। फिर खाना खाते हुए टीवी देखते रहते। मुझसे वो ज्यादा बात भी नहीं करते थे, बस काम होता तो बुला लेते थे, वरना आवाज ना देते। मैं पूरा दिन उस मुलाजमा से घर के काम करवाती और साथ साथ बातें भी करती रहती थी। शुरू के 2 महीने तो ऐसे ही गुजर गए। एजाज से भी मेरी हर 2 दिन के बाद बात होती थी। मैं हर बार उनसे अपने वीजे का जरूर पूछती, लेकिन वो यही कहते कि कोशिश कर रहा हूँ। जब भी मैं मुलाजमा से अपने ससुर के कमरे में सफाई करने का कहती, वो कुतराने लगती। कहती थी बाजी आप भी मेरे साथ चलें, मुझे बड़े मियाँ से बहुत डर लगता है। बार बार मुझसे कभी बेड की चादर बदलवाते रहते हैं, कभी कई बार झाड़ू दिलवाते रहते हैं। कहते हैं कि तुम ठीक से सफाई नहीं करती। मैं मुलाजमा की बात पर हंसने लगती और कहती कि वो कुछ वहमी है। तो कहने लगी नहीं नहीं बीबी, मुझे तो ठरकी लगते हैं, नजरें अच्छी नहीं है उनकी। बड़े मियाँ की आपको पता है, कल मुझे कहने लगे इतनी गर्मी है मेरे कमरे में, मैं नहाने जा रहा हूँ, तुम चाहो तो दुपट्टा उतार के काम कर लेना। मुझे उस मुलाजमा की ये बात कुछ अजीब सी लगी। उसे तो मैंने कहकर टाल दिया कि बेटी समझकर तुम्हारा एहसास कर लिया होगा। वो कहने लगी जाने भी दो बाजी, हमने सारी जिंदगी तरह तरह के लोगों के घरों में काम किया है, सबकी नजरों को अच्छी तरह से जानते हैं। ये कहकर वो किचन में चली गई। मैंने उस बात को इतनी संजीदगी से नहीं लिया, लेकिन अब जो मेरे साथ हो रहा था कुछ अजीबो गरीब सा था। आखिर कौन जो ये स्याह धब्बे मेरे पेट पर लगाते था और मुझे महसूस भी नहीं होता था। रात को मैं देर तक जागती रही। मेरी मुलाजमा लड़की मेरे ही कमरे में जमीन पर बिस्तर लगाए सोती थी। रात 2 बजे तक तो मैं जागती रही, लेकिन फिर मुझ पर नींद का गलबा तारी हो गया। पूरा दिन घर के कामों में लग के मैं पूरी रात जागने से तो अब रही। एक बार जब मैं अपने ससुर के कमरे में उन्हें चाय देने के गई तो मेरे होश ही उड़ गए। वो काली स्याही को उंगली में लगाए एक खाली सफे पर कुछ आड़ी टेढ़ी लकीरें खींच रहे थे। मैं तो उन्हें शाम की चाय देने के लिए गई थी, लेकिन जो कुछ देख चुकी थी मेरे होश उड़ाने के लिए काफी था। जब उनकी मुझ पर नजर पड़ी तो पहले तो मैं घबरा गई, फिर मुझे देखकर गुस्से से बोले तुम बिना इजाजत क्यों मेरे कमरे में आ जाती हो? क्या तुम्हें किसी ने ये तमीज नहीं सिखाई कि दरवाजे पर दस्तक देकर इजाजत मिलने पर अंदर आते हैं? पहली बार उन्होंने मुझे इस लहजे में कहा। मेरे तो रंग ही फक हो गए। मैं वापस पलट गई और सीधा अपने कमरे में आ गई। मेरे दिल की धड़कनों का ये आलम था कि जैसे सीना शुगाफ करके बाहर ही आ जाएगा। मुझे अपने पेट पर लगा स्याह निशान सहन में घुमा तो क्या वो निशान मेरे ससुर? ये ख्याल आते ही मेरे अंदर से तो रूह फना होने लगी। इतनी गैर मुनासिब सी बात थी, मुझे सोचते ही झुरझुरी सी होने लगी। पहले तो मैं दिल ही दिल में इस बात से इनकार करती रही। वो मेरे बाप की जगह है, मैं ऐसा कैसे सोच सकती हूँ? लेकिन एक अटल हकीकत थी कि मेरे पेट पर स्याह निशान होता था और मेरे ससुर भी स्याह रंग की स्याही में उंगली डुबोए सफेद कागज पर कुछ लकीरें खींच रहे थे। एक बार मैं अपने कमरे से निकलकर किचन में गई तो मेरे ससुर मुलाजमा के बिल्कुल पीछे खड़े थे। वो अपने ध्यान बर्तन धो रही थी। रिपीट, वो अपने ध्यान बर्तन धो रही थी। वो उसके इतने करीब थे कि शायद ही चंद इंच का फासला हो। मुझे बात बहुत अजीब सी लगी। इसका मतलब कि मुलाजमा उस दिन ठीक कह रही थी कि मेरे ससुर की नजर और नियत अच्छी नहीं है। मैं किचन में चली गई और मैंने अपने ससुर से कहा कि अब्बा आप यहाँ क्या कर रहे हैं, क्योंकि मैंने उन्हें आज से पहले कभी किचन में नहीं देखा था। वो मेरी आवाज पर बुरी तरह से हड़बड़ाए। मुझे किचन में देखकर कुछ बदहवास से होने लगे। मेरी आवाज पर वो मुलाजमा बर्तन धोना छोड़कर मुझे देखने लगी। वो भी शायद मेरे ससुर की आमद से बेखबर थी। बड़ी नाफहम नजरों से हम दोनों को देख रही थी। मैंने मुलाजमा को फिल वक्त नजरअंदाज किया
और ससुर से किचन में आने की वजह पूछने लगी। वो कहने लगे कि मैं इस मुलाजमा की छुट्टी करवा दूंगा, ये झाड़ू देकर बिना हाथ धोए बर्तन धो रही है, इसके हाथ गंदे हैं। मुलाजमा परेशान सी हो गई, कहने लगी बड़े मियाँ क्यों झूठ बोल रहे हैं, मैंने सबसे पहले हाथ धोए थे, इसके बाद ही किचन के बर्तनों को हाथ लगाया था। मेरे ससुर तो उस मुलाजमा लड़की से बहस पर उतर आए, कहने लगे कि तुम झूठ बोल रही हो, मेरे बेटे के पैसे हराम किए हैं क्या, तुम्हें तनख्वाह भी दूं और तुम झाड़ू वाले हाथों से बर्तन धोती हो। ये तो मैंने आज देख लिया, वरना न जाने तुम कब से गंदे बर्तनों में ही हमें खाना दे रही हो। मैंने अपने ससुर से बहुत कहा कि आप यहाँ से चले जाइए, मैं खुद मुलाजमा से बात कर लूंगी, लेकिन वो भी मुझ पर गुस्सा करने लगे। कहने लगे तुम्हारी ही नरमी का नतीजा है, वरना मैं इस लड़की को 2 दिन में सीधा कर दूं। मेरा बेटा परदेश में न जाने कैसे कैसे अपना गुजारा करके घर के पैसे भेजता है, और ये लड़की मुझे गंदे बर्तन में खाना देती है। आज से तुम ही मेरे बर्तन दोगी। इस लड़की के हाथ में मैंने बर्तन देखे तो इसे धक्के देकर निकाल दूंगा। गुस्से से ये कहते हुए वो किचन से निकल गए। मुलाजमा तो रोने लगी, कहने लगी मुझे यहाँ काम नहीं करना, पैसे लेते हैं तो अपनी मेहनत के लेते हैं, हमने अपनी इज्जत नहीं बेच रखी, जो ये बड़े मियाँ मुझे इतनी बातें सुना रहे हैं। वो भी गुस्से से नौकरी छोड़ने को तैयार बैठी थी। मैंने उसे अपने साथ लगाकर चुप करवाया। मैं ससुर के साथ अकेली नहीं रहना चाहती थी, कम से कम मुझे ये हौसला था कि एक और खातून मेरे साथ रहती है। अभी तो मैं एक परेशानी से निकल नहीं पाई थी कि मेरे पेट पर काली स्याही का निशान आता कहाँ से है, और एक मुलाजमा के कमरे में होते हुए कैसे मेरे ससुर मेरे कमरे में आ सकते हैं। मैंने मुलाजमा से कहा कि तुम बर्तनों को हाथ न लगाना, मैं खुद धो दूंगी, लेकिन तुम काम छोड़कर मत जाओ। मैंने बड़ी मुश्किल से मुलाजमा को राजी करके किचन से बाहर निकली कि लाउंज में मेरे ससुर मेरे शौहर पर फोन में बहस कर रहे थे कि वो मुलाजमा को घर से निकाल दें, लेकिन मैं भी सोच चुकी थी कि मियाँ से साफ कह दूंगी कि मुलाजमा को मैं कभी छुट्टी नहीं दूंगी। अब तो मैं बिल्कुल भी अकेले रहने के हक में नहीं थी। मैं एजाज से भी कह दिया कि मुलाजमा अगर घर से गई तो मैं भी मैके चली जाऊंगी। अब्बा को बर्तनों से मसला है तो मैं खुद धो दूंगी। मेरे मियाँ ने अपने वालिद को ना जाने कैसे समझाया कि अब वो बहस नहीं करते थे। मैं खुद बर्तन धोने लगी। मैं खाना ससुर के सामने खुद रख देती थी। अभी मैं कुछ देर आराम की गर्ज से अपने कमरे में जाने लगी तो वो मुझसे कहने लगे कि आज के बाद मुझे ये मुलाजमा मेरे कमरे में नजर ना आए, आज के बाद मेरे कमरे की सफाई का ख्याल तुम रखोगी। ये सुनकर मैंने इस बात में सर हिला दिया। मैंने सोचा कि अभी ससुर गुस्से में है, 2-4 दिन काम कर देती हूँ, फिर खुद ही ठीक हो जाएंगे। लेकिन मुझे क्या पता था कि उनका मुझे अपने कमरे में बुलाने का मकसद क्या था। मैं जब ससुर के कमरे में दस्तक देकर अंदर गई ताकि उनके कमरे में सफाई कर दूं तो फिर से काली स्याही में उंगली डुबोए एक और सफेद कागज पर आड़ी से लकीरें खींच रहे थे। मुझे देखकर जल्दी से सब कुछ दराज में रख दिया और सीधे होकर बैठ गए। मैंने कहा अब्बा मैं सफाई कर दूं? तो कहने लगे हाँ कर दो। मैंने उनके बेड की चादर बदली और झाड़ू लगाने लगी, लेकिन वो मुसलसल मुझे ही देख रहे थे। एक लम्हा भी उन्होंने मुझसे नजरें नहीं हटाई थी, और अगर यूं टिकटकी बांधे देखते तो आप कभी भी सुकून से काम नहीं कर सकते थे। मेरे हाथ भी कुछ घबराहट के मारे कपकपाने लगे। मैं बाहर बाहर दुपट्टे से अपना चेहरे पर आने वाला पसीना पोंछ रही थी, साथ साथ कालीन पर झाड़ू दे रही थी। मेरे ससुर कुर्सी से उठकर मेरे पास आ गए। वो मेरे सामने खड़े हो गए तो मुझे भी खड़े होना पड़ा। मुझसे कहने लगे इतनी गर्मी है, तुम अपना दुपट्टा उतार कर झाड़ू लगा लो, मैं तो वैसे भी वॉशरूम में नहाने जा रहा हूँ, कमरे में कोई नहीं है। उनका लहजा इस कदर धीमा था कि मुझे सुनकर हैरत हो रही थी, वरना वो हमेशा गुस्से और सख्त लहजे से बात करते थे। मुझे मुलाजमा की बात याद आ गई। मैंने कहा नहीं, मुझे अपना दुपट्टा पहनकर काम करने की आदत है। अभी मैं ये कह रही थी कि उन्होंने अपनी जेब से रुमाल निकाला और मेरे चेहरे से पसीना साफ करने लगे। मैं भटक कर पीछे हटी। वो भी कुछ घबरा से गए। फौरन से वो अपने कमरे के वॉशरूम में चले गए। मेरे दिल की ये हालत थी कि धड़कना ही भूल गया था। मुझे तो अब अपने ससुर के कैरेक्टर पर शक होने लगा। मैंने जल्दी जल्दी उनके कमरे की सफाई की और कमरे से बाहर निकल गई। पूरा दिन मैं परेशान ही रही। रात को जब मैं मुलाजमा के साथ अपने कमरे में आई तो वो जमीन पर अपना बिस्तर बिछा रही थी। मैंने कहा राहिला जरा इधर आओ, मेरी बात सुनो। मैंने सोचा मुझे मुलाजमा से बात करनी चाहिए। वो अपना बिस्तर छोड़कर मेरे पास आकर बैठ गई। मैंने उससे कहा कि तुम जो कुछ भी मेरे ससुर के बारे में कहती हो मुझे भी वो सच लगने लगा है। फिर मैंने उसे ये भी बता दिया कि रोज मेरे पेट पर एक काली स्याही का निशान होता है। वो सुनकर मुझे हैरत से फटी आंखों से देखने लगी। कहने लगी बाजी, मुझे तो आपके ससुर पर पहले से ही शक है। मुझे तो लगता है कि वो आप पर कुछ अमल भी करता है। हमारे गाँव में भी एक ससुर ने अमल करके बहू से शादी कर ली थी। उसका मियाँ भी बाहर रहता था और ससुर ऐसा अमल करता कि बहू को होश न रहती और वो उसके साथ गलत कार्य करता। मुलाजमा की बात ने तो मेरे रह सही और सान भी खता कर दिए। पहले तो आपका ससुर हर वक्त मुझे देखता रहता था और अब मेरी जब भी उन पर नजर पड़ती है तो वो आपको ही देख रहे होते हैं, मुझे भी निकालने के चक्कर में। इसलिए तो बिला वजह मेरे हर काम में नुक्स निकालते हैं। मेरा जी तो ये सब सुनकर घबराने लगा। अब मैं अपना कमरा लॉक करके सोने लगी थी। अब मेरे पेट पर स्याह निशान भी नहीं होता था। अब तो मुझे यकीन होने लगा था रात जरूर मेरे ससुर मेरे कमरे में आते हैं, शायद कोई अमल भी करते हैं, लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन था। जब से मैंने कमरा बंद करना शुरू किया मेरे ससुर मुझे घूर घूर कर देखने लगे थे, लेकिन मैंने परवाह नहीं की। चंद दिन के बाद ही मेरे ससुर तो मुझ पर चिल्लाने लगे। कहने लगे कि तुम अपने कमरे का दरवाजा क्यों लॉक करती हो? एजाज तुम्हें मेरी जिम्मेदारी पर छोड़कर गया है। मुझे इस नौकरानी पर बिल्कुल एतबार नहीं, इसलिए मैं खुद आकर बार बार कमरे में झांकता हूँ कि कहीं ये कोई कीमती चीज चुरा कर भाग ना जाए। ससुर की किसी बात का मुझे एतबार नहीं था। मैंने रात को एजाज से कह दिया
کہ میرے ویزے کا جلد از جلد بندوبست کرے، مجھے ان کے پاس جانا ہے۔ جو بات مجھے اعجاز نے بتائی وہ سن کر تو مجھے رونا سا آنے لگا۔ کہنے لگے کہ ابا نے مجھے تمہارا ویزا لگانے سے سختی سے منع کر دیا ہے، کہتے ہیں کہ بہو کو باہر نہیں بھیجوں گا۔ میں یہ سن کر رونے لگی۔ میں نے کہا اعجاز مجھے یہاں نہیں رہنا، یا تو آپ واپس آ جائے یا مجھے اپنے پاس بلا لیں۔ کہنے لگے بس 1 سال کی بات ہے، میں واپس آ جاؤں گا، تم بس 1 سال کے لیے رہ لو۔ میں اس بات پر بھی آمادہ نہ تھی، لیکن اعجاز اپنی مجبوریاں بتانے لگے کہ 1 سال کے بعد انہیں اچھی خاصی رقم ملنے والی ہے، اگر چھوڑ کر آ گئے تو انہیں نقصان ہو جائے گا۔ مجھے اپنے سسر سے چڑ آنے لگی تھی، نہ جانے وہ کیا چاہتے تھے۔ میں اپنی مرضی سے سانس بھی نہیں لے سکتی تھی، کمرہ بند کرتی تو وہ چیختے لگتے۔ اپنے سارے کام ملازمہ کے بجائے وہ میرے ذمہ لگا چکے تھے۔ جس تکلیف سے میں 2-4 تھی وہ میں ہی جانتی تھی، اب تو وہ ہر بات پر مجھے ٹوکنے لگے۔ میں اپنے کمرے میں دوپہر کو آرام کرنے جاتی تو ایک ہنگامہ سا مچا دیتے کہ تمہیں میری کوئی فکر نہیں اور پرواہ نہیں، مجھے کھانا دے کے سمجھتی ہوں کہ تمہاری ذمہ داری پوری ہو گئی ہے، میں اعجاز سے تمہاری شکایت کروں گا۔ میں ان کی روز روز کی بحث سے عاجز آ چکی تھی۔ میں نے کہا کہ آپ بتائیے مجھ سے کیا کام ہے، میں آپ کا کمرہ خود صاف کرنے لگی ہوں، آپ کے سارے کام کرتی ہوں، کھانا چائے سب کچھ وقت پر دیتی ہوں، اس کے علاوہ میری اور کیا ذمہ داری ہے؟ وہ کہنے لگے کہ تم میرے پاس بیٹھ کر مجھ سے باتیں نہیں کرتی، مجھے اہمیت نہیں دیتی۔ یہ کام میرے لیے بے حد مشکل تھا کہ میں بیٹھ کر ان کے ساتھ باتیں کرتی۔ بھلا میں ان سے کیا باتیں کر سکتی تھی؟ انہیں خود ہی یہ سوچنا چاہیے تھا۔ نہ ہی ان کا کوئی دوست تھا کہ وہ گھر سے باہر جاتے یا کوئی دوست گھر پر آئے۔ محلے میں بھی ان کے کرخ مزاج کے چرچے عام تھے، لوگ ان سے بات کرنے سے پہلے گھبراتے تھے۔ اس بار میں نے ان کی بات سے صاف انکار کر دیا۔ میں نے کہا کہ آپ کو میری اعجاز سے شکایت لگانی ہے شوق سے لگا دیں، لیکن میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے باتیں نہیں کر سکتی۔ ایک بہو ہونے کے ناطے میں جو کر سکتی ہوں وہ میں کر رہی ہوں، اس سے زیادہ کی امید آپ مجھ سے نہ ہی رکھیں تو بہتر ہے۔ میری بات سن کر وہ غصے سے بپھر گئے، لیکن منہ سے کچھ نہیں بولے، اپنے کمرے میں واپس چلے گئے۔ ملازمہ بھی وہیں کھڑی ساری باتیں سن رہی تھی۔ کہنے لگی باجی آپ نے بالکل ٹھیک کیا ہے، بھلا آپ کوئی بڑے میاں کی بیوی تھوڑی ہے جو گھنٹوں ان سے باتیں کرتی رہیں۔ مجھے ملازمہ کی بات درست ہی لگی، میرا بھلا کیا تعلق تھا کہ میں ان سے باتیں کرتی؟ میں نے سوچا اچھا ہی ہے وہ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں، کم از کم اب مجھے پریشان تو نہیں کریں گے۔ لیکن جو میرے ساتھ رات کو ہوا میں تو مزید خوفزدہ ہو گئی۔ صبح میرے پیٹ پر سیاہ رنگ کے نشان لگے تھے۔ ملازمہ اب تک سوئی پڑی تھی۔ میں نے اسے جگایا تو کہنے لگی میرا سر بھاری ہے، مجھے نیند آئی جا رہی ہے، رات بھر بھی مجھے ہوش نہیں رہی کہ کہاں سوئی ہوں۔ پھر کہنے لگی ہاں مجھے یاد آیا، رات کو میرے سر میں ہلکا سا درد تھا، بڑے میاں نے مجھے ایک سر درد کی گولی دی تھی، کہنے لگے یہ کھا لو ٹھیک ہو جاؤ گی، لیکن نہ جانے وہ کھاتے ہی مجھے ہوش ہی نہیں رہا۔ اور میں یہ سوچنے لگی کہ بھلا اس نے تو گولی کھا لی تھی، لیکن میں نے ایسا کچھ نہیں کھایا تھا، مجھے کیوں یاد نہیں آتا؟ آخر کیوں میرے پیٹ پر یہ نشانات ہوتے ہیں؟ اب میں سوچ چکی تھی کہ چپ نہیں رہوں گی۔ میں نے رات کو ملازمہ کو ایک نیند کی گولی کھلائی اور اپنے بیڈ پر سلا دیا اور خود چھپ گئی۔ ملازمہ کو میں پہلے ہی اعتماد میں لے چکی تھی، وہ میری مدد کرنے کو تیار تھی۔ میں پردے کے پیچھے چھپی۔ جب رات کے 2 بجے میرے سسر میرے کمرے میں آئے اور بیڈ کے قریب جانے لگے، جیسے ہی وہ بیڈ کے قریب ہوئے میں نے لائٹس جلا دی۔ یکدم میرے سسر اس سے پیچھے ہٹ گئے، مجھے اپنے پیچھے دیکھ کر حیران ہو گئے اور کمرے سے باہر نکل گئے۔ میں رسیوں سے بندھی ہوئی تھی، میرے ہاتھ پیچھے کو بندھے ہوئے تھے، منہ رومال سے بندھا تھا، میری آنکھوں سے بے بسی کے آنسو نکل رہے تھے۔ دوسری کرسی پر میرے سسر بیٹھے تھے، انہیں بھی رسیوں سے باندھا ہوا تھا۔ سامنے 2 مرد کھڑے تھے اور میری الماری سے سارے زیورات نکال رہے تھے۔ وہ ملازمہ ان کے ساتھ کھڑی تھی، سارا کھیل اسی کا رچایا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ وہ کب کا ہر چیز سے ہاتھ صاف کر چکی ہوتی، بس میرا اعتماد جیتنا چاہتی تھی، جان بوجھ کر وہ میرے سسر کے حوالے سے شک میں ڈالتی تھی۔ میرے پیٹ پر سیاہ نشان بھی وہی لگاتی تھی اور میرے سسر کو الگ میرے خلاف ورکلاتی تھی کہ آپ کی بہو اچھی نہیں، آپ کو اہمیت دینے کو تیار نہیں، اس لیے تو آپ سے کوئی بات نہیں کرتی، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ میرے سسر کچھ وہمی ہیں، اس لیے ان کے سامنے جان بوجھ کر جھاڑو والے ہاتھوں سے برتن دھوتی تھی۔ چاہتی تھی کہ ہم سسر اور بہو ایک دوسرے سے الجھتے رہیں اور وہ اپنا کام کر جائے۔ جب میں اسے اپنا پلان بتایا تو اس نے اپنے جاننے والے 2 مردوں کو بلا لیا۔ اس نے کوئی نیند کی دوا نہیں کھائی تھی، وہ مجھے اور میرے سسر کو ایک کمرے میں اکٹھا کرنا چاہتی تھی۔ رات کو اس نے میرے سسر سے کہا کہ آپ کی بہو مجھے آپ کی جگہ پر سلا کر رات کو کسی سے ملنے جاتی ہے، اگر یقین نہ آئے تو رات کو کمرے میں آ کر دیکھ لینا۔ اس لیے میرے سسر رات کو جب میرے کمرے میں جب آتے تو بیڈ سے قریب ہو کر یہی دیکھنے لگے کہ سو کون رہا ہے۔ تبھی میں نے لائٹس جلا دی۔ مجھے کمرے میں دیکھ کر وہ واپس جانے لگے تو دروازے پر 2 مرد کھڑے تھے جن کے ہاتھ میں تیز دھار چاقو تھے۔ ان مردوں کے کمرے میں داخل ہوتے ہی ملازمہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ ہم دونوں بہو سسر کو رسیوں سے باندھ کر سب کچھ چوری کرنے لگی۔ اتفاق ایسا تھا کہ اسی رات اعجاز واپس آ گئے۔ ہمیں سرپرائز دینا چاہتے تھے، لیکن جیسے ہی گھر پہنچے گھر کا مین گیٹ کھلا تھا تو وہ گھبرا سے گئے۔ جب داخل ہوئے تو مردوں کی آوازیں سن کر سمجھ گئے کہ کوئی چور گھر میں گھس آئے ہیں۔ انہوں نے سسر کے کمرے میں جا کر پولیس کو فون کر دیا۔ کچھ ہی دیر میں پولیس گھر پہنچ گئی اور ہم بال بچ گئے۔ میرے سسر نے اعجاز کو واپس بیرون ملک جانے سے سختی سے منع کر دیا کہ ہم کم پر گزارا کر لیں گے، لیکن کسی ملازمہ کو دن رات گھر نہیں رکھیں گے، وہ گھر کے بیدی ہوتے ہیں اور پھر جب موقع ملتا ہے اپنا کام کر جاتے ہیں۔ میری شادی کو اب 5 سال گزر گئے ہیں، میرے 2 بچے بھی ہیں، لیکن میں گھر کے سارے کام خود کرتی ہوں۔ ملازمہ کے لیے اگر کبھی میرا شوہر مجھے کہہ بھی دے تو میں صاف انکار